एमपी के बारे में, जो एमपी सब्जेक्ट है उसके बारे में। इस एमपी में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं इतिहास के बारे में कि मध्य प्रदेश के इतिहास संस्कृति के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें क्या है, अभी तक हम प्राचीन काल का डिस्कस कर रहे हैं। प्राचीन काल से संबंधित तीसरी क्लास, याद रखिएगा इस बात, प्राचीन काल की तीसरी क्लास है। 2 क्लास हम पहले कर चुके हैं। 2 क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है, पाषाण काल डिस्कस कर लिया, जो प्राग ऐतिहासिक काल था। आद्य ऐतिहासिक का मैंने आपको बताया था कोई अवशेष मिलता नहीं है। और फिर उसके बाद मौर्योत्तरकालीन, महाजनपद काल, मौर्योत्तर काल, इनसे हम आगे निकल गए हैं। अब हम देख रहे हैं मौर्य काल देख चुके हैं, उसके बाद का मौर्योत्तर काल देख रहे हैं। मौर्योत्तर काल में हमने 2 चीजें देखी, एक थे स्वदेशी शासक और दूसरे हैं विदेशी शासक। तो स्वदेशी शासक को हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया है कि कौन कौन से स्वदेशी शासक हैं। अब हम देखेंगे विदेशी शासक कौन कौन से हैं। याद रखिए कौन कौन से विदेशी शासक मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में मैंने बोला था वही विदेशी शासक होंगे जो भारत में रहेंगे। तो भारत में कौन कौन से विदेशी शासक आए हैं, भारत में मैंने आपको बताया था INSP के नाम मैंने आपको बताया था कि INSP के करके आप याद रखना, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक हो गया, शक, फिर पार्थियन और कुषाण, इस क्रम में आए हैं। इसी क्रम में हमको कंप्लीट करेंगे। बढ़ते अपनी क्लास की ओर आगे। मैंने आपको बताया कि हम 7 वाहन और 2 को कंप्लीट कर चुके। आज हम शुरू कर रहे हैं इंडो ग्रीक, मतलब विदेशी शासक जो भारत में आए। भारत में आए उनका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी देखा गया। विदेशी शासकों में सबसे पहले आए इंडो ग्रीक। मैंने आपको बताया था कि इनका पहला आक्रमण भारत पर पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे हुआ। इनके भी कई सारी चीजें हमको मिलती हैं। जैसे इनका एक शासक था मिनांडर, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक की 2-3 शाखाएं थी, ठीक है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको बस इतना पता होना चाहिए कि मिनांडर एक शासक था, इंडो ग्रीक शासक था मिनांडर। इस मिनांडर का नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु थे, नागसेन से विवाद हुआ। विवाद मतलब वाद विवाद हुआ। इन्होंने कहा कि हमारा धर्म अच्छा, उन्होंने कहा हमारा धर्म अच्छा। ये कौन से थे, बौद्ध भिक्षु। बाद में मिनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और इन दोनों का वाद विवाद ग्रंथ में है, उसका नाम है मिलिंद पणहो या मिलिंद पाहो, उसका नाम है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, आवाज खराब हो रही है। तो ये रहा लाला घाटी। तो यहाँ मिनांडर के इंडो ग्रीक शासक। दूसरे मंदसौर की जगह है अवरा, किस नाम की जगह है, अवरा। अवरा में सिक्के मिले, किसके सिक्के मिले, रोमन सिक्के। ध्यान रखना, अवरा से मिले हैं रोमन सिक्के और मिनांडर के सिक्के मिले हैं बालाघाट से। अब एक क्या हुआ कि जब मध्य प्रदेश में शुंग वंश का शासक, हमने कल लिखा था हेलियोडोरस स्तंभ, वो हेलियोडोरस एक इंडो ग्रीक शासक था, इंडो ग्रीक शासक। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे मिनांडर के बारे में। ये इंडो ग्रीक शासक था और इसके सिक्के मिले हमको बालाघाट से, याद रखना। और दूसरा अवरा एक जगह है मंदसौर में, उसमें मिले हैं रोमन सिक्के। कल हमने देखा था हेलियोडोरस के बारे में, जो स्तंभ देखा था विदिशा का, वो हेलियोडोरस ये इंडो ग्रीक शासक था, इंडो ग्रीक शासक का दूत था। उस इंडो ग्रीक शासक का नाम था एंटीक्लाइडियस, ये हमने कल भी देखा था, ध्यान रखिए। एंटीक्लाइडियस का दूत था और किस शाखा संबंधित था, वो था तक्षशिला शाखा से। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शाखा जो हुई है भारत में इंडो ग्रीक की, वो तक्षशिला शाखा हुई है। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कुछ छूट रहा है तो घबराना नहीं है इस बारे में, क्योंकि आप सब दोबारा हिस्ट्री में रिवाइज करने वाले हो, क्योंकि हम भारत का भी थोड़ा बहुत कवर करते हुए चल रहे हैं। एक बार मुझे बता दो जल्दी से, आवाज सही आ रही है कि यूट्यूब पे आपको? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम शकों की। मतलब ये वो वाला शक नहीं है डाउट वाला, ये वंश है पूरा एक शक। ये भी विदेशी थे और इन्होंने भी भारत पे आक्रमण किया। देखो भारत की विशेषता ये है, भारत में सब आए, इंडो ग्रीक आए, शक आए, कुषाण आए, हुण आए, और आज क्या है, आज हम सब लोग भारतीय हैं। आपको कोई मिलता कि नहीं भाई मैं हुण हूं, नहीं भाई मैं कुषाण हूं, सब आए बस गए और भारतीय बन गए। ये क्वालिटी रही है भारत की। तो शक भी आए, दूसरे नंबर पे थे शक। इंडो ग्रीक के बाद आने वाले शक ही थे विदेशी जो भारत में आए थे।
अच्छा, ये जो हम विदेशी देख रहे हैं ना, ये मौर्योत्तर काल के विदेशी देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सिकंदर भी आया था, लेकिन ये मौर्योत्तर काल का हम देख रहे हैं, मौर्य के बाद वाला। मौर्योत्तर दो शब्द होते हैं, मौर्य प्लस उत्तर। ठीक है, चलो अब देखते हैं। शक की ना 4 शाखाएं थी, एक थी उत्तरी शाखा और एक थी पश्चिमी शाखा। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो अवशेष मिले हैं शकों के, मध्य प्रदेश में जो शासन था वो था पश्चिमी शाखा का, इसको दक्षिणी शाखा भी कोई बोलते हैं। एक शाखा तो उज्जैन में थी, उसको बोलते हैं चास्टन या चास्टव शाखा। ठीक है, दूसरी शाखा थी चहरात वंश, चहरात वंश, ये थी नासिक में। याद रखना, इसको भूलना मत, अगर कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे कर लो इसको, नक्षत्र। अब याद रहेगी कि जो नासिक था वहां पर चहरात वंश था, और उज्जैन में कौन सा था, चाष्टव या चाष्टन वंश हुआ करता था। इसको कादर्मक वंश भी बोलते थे, कितना आपको याद रखना है। इस वंश का सबसे जो महान शासक हुआ है वो रुद्रदामन प्रथम हुआ है, रुद्रदामन उसका नाम था। इस रुद्रदामन की खास बात यह है कि इसने एक संस्कृत अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। अभिलेख मैंने बताया था ना कि आपका शासन है, आपने ये एक पत्थर पे ऐसा टांकी है, थोड़ी सी उल्लेख करवा दिया, हो गया अभिलेख। ऐसा अभिलेख बनवाया, और ये संस्कृत भाषा का भारत का पहला अभिलेख था। अब आप याद रखना कि एक विदेशी ने संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख बनाया था भारत का, ये बात आपको दिमाग में बस जानी चाहिए। किसका था, रुद्रदामन। किस वंश का था, शक वंश का था, और किस शाखा से संबंधित था, चाष्टन, जो उज्जैन वाली शाखा थी उससे था। हम लोग कल ही ये वाली बात कर रहे थे कि अवंती या उज्जैन जो है वो शासन का केंद्र था, और इनका तो पूरा साम्राज्य ही, चाष्टव वंश का जो था वो सारा का सारा साम्राज्य ही उज्जैन में था। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ कहां पे है, जूनागढ़ है गुजरात में। तो इनका शासन कहां तक फैला हुआ था, उज्जैन से लेके गुजरात तक, मतलब मालवा से लेके गुजरात तक इनका शासन था। किनका, चाष्टव वंश का। ये पहला ही ऐसा शासक था जिसने दिनांकित सिक्के चलाए। दिनांकित का मतलब होता है जिस पे डेट उल्लेखित थी। जैसे आजकल आप देखते हैं ना, जो नोट रहते हैं उन पे लिखा रहता है, साइन रहते हैं आरबीआई गवर्नर के या वित्त मंत्री का सिक्का जो रहता है, उन पे डेट डली रहती है। कई विशिष्ट सिक्के चलाए जाते हैं, जैसे नव दुर्गा पूजा पे कोई विशिष्ट सरकार ने सिक्के चलाए तो उसमें लिखा रहता है नव दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में ऐसा कुछ, तो उस पर डेट लिखी थी। जैसे आज की डेट क्या है, आज है 5 मई 5/5/2022, तो ऐसे डला रहता था। इससे पता चल जाता था कि 5/5/2022 को सिक्के छपे हुए थे। अब आप एक बात याद रखो, जब इतनी क्लियर डेट होगी तो हमको इनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त हो जाएगी, कि हमको पता चल जाएगा इनका शासन कहां से कहां तक था और कब तक था। और ये जो दिनांकित सिक्के थे चांदी के थे, और सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करना है हमें, कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में दिनांकित सिक्के किसने चलाए, इन शकों ने। शकों में कौन शासक था, रुद्रदामन। और मैंने बताया रुद्रदामन किस शाखा समय था, चाष्टव शाखा से। अगली शाखा आती है चहरात वंश की शाखा। इनका केंद्र था नासिक। नासिक कहां पे है, नासिक है महाराष्ट्र में। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ है नहपान। याद रखिए, इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक है वो है नहपान। इसके सिक्के मिले शिवपुरी से। शिवपुरी कहां है, उत्तरी मध्य प्रदेश में है, उत्तरी मध्य प्रदेश में है शिवपुरी। ये रहा शिवपुरी। इसकी सीमा यहां लगती है यूपी से, और यहां लगती है राजस्थान से। ठीक है, तो शिवपुरी की सीमा यूपी राजस्थान दोनों से लगती है, और ये बीचों मतलब उत्तर में है। अगला है, यहां शिवपुरी से कितने, ये काम की बात नहीं, 2 सिक्के मिले, बस यार इतना याद रखना कि नहपान के सिक्के शिवपुरी से मिले। क्योंकि एक डाउट होगा ना कि जब यहां इनका शासन था तो ये यहां कैसे पहुंचे, एक ही डाउट है। तो शिवपुरी को इसलिए याद रखना। गौतमी पुत्र सातकर्णी, कल हम बात कर रहे थे गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में, सातवाहन वंश का शासक था। इसने क्या किया था, ये जो सिक्के मिले हैं शिवपुरी से, इनको पुनः ढलवाया गया है। मतलब पहले सिक्के थे, इन पे ऐसी कोई आकृति थी, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नहीं, ये तो गलत है, इसने ऐसी करवा दी। लो अब ये हमारे सिक्के हैं। लेकिन ये तो पता चल गया कि पहले इन पे ये वाली आकृति थी, भले इसने पुनः ढलवाए हों। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य कहां तक हो गया, फिर शिवपुरी तक हो गया, क्योंकि सिक्के बता रहे हैं ये वाली बात। तो ये रही बात हमारे शकों की। केवल 2 शाखाओं को याद रखना है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अब बात करते हैं कुषाणों की। देखो पार्थियन का ज्यादा कुछ मध्य प्रदेश में मिलता नहीं है, तो कुषाणों को याद रखना है आपको।
कुषाणों का एक शासक तो सबको याद रहता है, उसका नाम है कनिष्क। कहीं लिखा हुआ है ना? हाँ, ये लिखा हुआ है। कनिष्क सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ है। इस कनिष्क के समय 78 एडी में 78 एडी में एक बौद्ध संगति हुई थी। बौद्ध संगति हुई थी। बौद्ध संगति मतलब बौद्ध गुरुओं की या बौद्ध भिक्षुओं की एक बैठक हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, उनके विचार विमर्श हुए थे। तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कहां हुई थी? ये हुई थी कश्मीर में, जिसको जन्नत बोला जाता है, वही कश्मीर। कश्मीर में कौन सी जगह? कुंडल वन में। तो आप ये समझिए कि इसका शासन मेन जो क्षेत्र था सबसे पहले कुषाणों का, वो था कश्मीर में। और बाद में पता इनका शासन कहां तक हो गया? कश्मीर से लेके बंगाल, पश्चिम बंगाल, जो पहले तो एक ही बंगाल था, बंगाल तक, हिंद महासागर तक इनका, बंगाल की खाड़ी तक इनका शासन था। और उसी में मध्य प्रदेश में भी इनका शासन हुआ है। मध्य प्रदेश में कहां इनके सिक्के? देखो, सिक्के जो रहते हैं, सिक्के हैं, अभिलेख हैं, ये बता देते हैं कि हमारा यहां तक शासन था। हम लोगों ने इस पर कल चर्चा की थी। तो कनिष्क, इसके सिक्के दो जगह से मिले हैं। एक मिले हैं हरदा से, दूसरा शहडोल से। जैसे मैं जिलों का नाम ले रहा हूं ना, आप लोग मैप सामने रख लो एक बार। जैसे मैंने बोला शहडोल, तुरंत देखो, अच्छा ये शहडोल पूर्वी क्षेत्र में है। हरदा, अच्छा दक्षिणी क्षेत्र में है, होशंगाबाद के पास में। तो आपको वो मैप याद हो जाएगा। नहीं तो ऐसा जिले तो याद हो ही नहीं सकते मैप के। और जब तक आप उनको अच्छे से याद नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। और मैंने बोला है कि आपको बार बार मैप को देखना पड़ेगा। अब आता है भेड़ाघाट। और कहां से? भेड़ाघाट से कुषाणों से संबंधित मूर्तियां मिली हैं। ध्यान रखना, कुषाण जो थे वो गांधार शैली, दो शैली हैं, एक है गांधार शैली और दूसरी है मथुरा शैली। इस शैली के नाम है, शहर के नाम तो ही शैली है। किस शैली, मतलब ये शैली किससे संबंधित है? ये दोनों शैलियां हैं मूर्ति निर्माण से संबंधित। और इनमें क्या बनाया है? इनमें ज्यादातर बौद्ध या जैन तीर्थंकरों की मूर्ति बनाई गई है, गांधार शैली में और मथुरा शैली में। तो यहां भी इनकी मूर्ति मिली है। क्योंकि कुषाण थे ही, मतलब कनिष्क जो था वो बहुत बड़ा संरक्षक था। कनिष्क किसका? कला संस्कृति का, कला का। तो उसने ये गंधार कला और मथुरा कला को बहुत ज्यादा संरक्षण प्रदान किया है। तो उनकी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कहां से? भेड़ाघाट। भेड़ाघाट कहां पे है? भेड़ाघाट जबलपुर में है। अच्छे से याद कर लेना है भेड़ाघाट को कि जबलपुर में है। मैं पूछ लूंगा जब आगे भेड़ाघाट का मामला आएगा तब। कई बार भेड़ाघाट पढ़ने वाले हैं हम। और यहां से अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। मैंने बोला था कुछ भी हम स्थापित करेंगे तो गाजे बाजे के साथ करते हैं। इन्हें भी अभिलेख स्थापित कर दिया है। और इनका अभिलेख कहाँ मिले? सांची में मिला है। किसका? कनिष्क का। आप सोच रहे हो बार बार सांची आ रही है, सांची आ रही है, तो आएगी ही सांची, क्योंकि एक केंद्र है। जैसे पाकिस्तान का भी हमारा ऐसा मन रहता है कि जब भी हम पाकिस्तान में हमला करें तो कम से कम इस्लामाबाद में एक छाप तो छोड़ाएं, लाहौर में छोड़ाएं। आपने फोटो देखा होगा कि 1965 और 71 दोनों टाइम में हमारे सैनिक जो थे वो लाहौर में पहुंच गए थे, लाहौर शहर में। फिर हमने वापस कर दिया, जाओ ऐश करो, खुश रहो। फिर भी नहीं सुधरते। उनको कौन समझाया कि फालतू पंगे मत लो। तो ऐसा ही था। तो अभी फोटो खींचने की व्यवस्था, तो हमने फोटो खींच लिए। और जब फोटो खींचने की व्यवस्था नहीं थी तो अभिलेख हम गाड़ देते थे वहां पे। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे वंश हैं मौर्योत्तर काल में जिनका संबंध विशेष रूप से मध्य प्रदेश से है। एक है मालव वंश। कई लोग बोलते हैं कि इसी मालव वंश के नाम पे ही मालवा का नाम पड़ा है, मालवा। और इनका वर्णन का मिलता है मालव वंश का अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है। वो किसका ग्रंथ है? वो ग्रंथ है पाणिनि का। ठीक है, अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ से मिलता है। इन वंश का आपको केवल क्षेत्र याद रखना है। जबलपुर, जबलपुर में कौन सा वंश था? बोधि वंश। याद रखना है कि मालव वंश देखो याद हो ही जाएगा, उसका तो कोई आपको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा करना नहीं है कि याद हो कि नहीं हो। मालव वंश का था, मालवा में था, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। बोधि वंश कहां पे था? इसको जरूर आप याद कर लेना, जबलपुर में था। केवल इन वंश का क्षेत्र याद कर लो, इतना काफी है। मध्य वंश, मध्य नरेश, आपने मैंने बोला था मध्य नरेश, एक बार महाभारत में आपने सुना होगा। मध्य वंश कहां था? बघेलखंड। बघेलखंड मतलब पूर्वी मध्य प्रदेश। और जबलपुर का मतलब क्या है? जबल का मतलब है दक्षिण पूर्वी।
दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश। इसका संस्थापक कौन है? बघेल वंश, क्योंकि ये थोड़ा महत्व रखता है। इसका संस्थापक है वशिष्ठी पुत्र भीमसेन। इसका संस्थापक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये नाम आपने ना सातवाहनों में पढ़े होंगे, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए वो वशिष्ठी पुत्र भीमसेन ने आपको, अच्छा ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। प्रणाम सतीश। वशिष्ठी पुत्र भीमसेन था इस वंश का संस्थापक। एक और वंश है नागवंश, अभी हम लोग देखेंगे नागवंश दोबारा आने वाला है। तो नागवंश जो था वो विदिशा में था और ग्वालियर में था, दो जगह था, विदिशा और ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? ग्वालियर उत्तरी क्षेत्र में है, और विदिशा कहाँ है? लगभग मध्य में है, भोपाल के पास में है विदिशा। तो ये चार वंश अच्छे से आपको याद करना है। मैं एक बार दोबारा से नाम बोल के बता देता हूं इनका। पहला है मालव जाति या मालव वंश के लोग कहाँ रहते थे? मालवा में रहते थे। दूसरा है जबलपुर में, बोधि वंश यहाँ पे अवस्थित था। तीसरा है बघेलखंड में, मध्य वंश यहाँ पे अवस्थित था। और चौथा है नागवंश। नागवंश कहाँ था? ग्वालियर और विदिशा में। एक बार मैप पे बता देता हूं आपको, दो कलर का आ गया, रंगीन बन गई जिंदगी। तो यहाँ है विदिशा और यहाँ है ग्वालियर। तो यहां से किसके अवशेष प्राप्त हुए? नागवंशों के बारे में हमको यहाँ जानकारी मिलती है। अब हम मौर्य उत्तर काल लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। प्री के लिए जो जरूरी है वो तो लगभग सब कुछ हो गया है। अब बात करते हैं गुप्त वंश की। गुप्त वंश के दो तीन शासक हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पहला है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। वो चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, उससे कंफ्यूज मत करना। मौर्य जो था, मौर्य कौन था? मौर्य वही था कौटिल्य वाला या चाणक्य वाला जिसने घनानंद को हराया था, वो मौर्य वंश का था। क्या नाम था उसका? मौर्य वंश का था चंदू मौर्य या चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था उसका नाम। और ये कौन सा है? इसका नाम केवल चंद्रगुप्त है, मौर्य हटा दो दोनों तरफ से। चंद्रगुप्त, दो चंद्रगुप्त हुए, एक है चंद्रगुप्त प्रथम और दूसरा हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय। उसको बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसी विक्रमादित्य के दरबार में ही कालिदास निवास करते थे। हमने कल की क्लास में कालिदास के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले स्थापना की गुप्त वंश की श्रीगुप्त ने, लेकिन पहला जो शासक, बड़ा शासक बन के आया वो आया चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन अब तक क्या हुआ? मध्य प्रदेश में इनका प्रवेश नहीं हो पाया था अच्छे से। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पांव पसारने का काम किया था समुद्रगुप्त ने। याद रखना, समुद्रगुप्त था पहला शासक गुप्त वंश का जिसने मध्य प्रदेश तक अपने क्षेत्र को फैलाया। समुद्रगुप्त ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। उसने साउथ में भी अटैक किए थे, पश्चिम भी गया था, मतलब उसकी सीमा काफी ज्यादा फैली हुई थी। उसने कई सारी नीतियां अपनाई और उन नीतियों को अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग बांटा। उत्तर भारत के लिए उसने अलग नीति अपनाई। उत्तर भारत, उत्तर भारत का आपने एक और नाम सुना होगा, उत्तर भारत को बोलते हैं आर्याव्रत। आर्याव्रत ये नाम है उत्तर भारत का, ध्यान रखिए। उसने इस उत्तर भारत के लिए जो नीति अपनाई उस नीति को बोलते हैं राज्य प्रसवोद्धरण की नीति। ये लिखा हुआ है राज्य प्रसवोद्धरण की नीति। इसका मतलब वो हिंदी में जो अनुवाद है वो मतलब है कि जो राज्य हैं उनको जीतो और अपने साम्राज्य में मिला लो। इसके अलावा उन्होंने और कौन कौन सी नीति अपनाई? कन्योपायन की नीति अपनाई, ठीक है, परिचारिका कृत की नीति अपनाई। 4-5 नीतियां हैं उसकी, लेकिन उनका मध्य प्रदेश से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। कन्योपायन की नीति में क्या था? कन्योपायन की नीति में था कि विदेशी राज्यों को पराजित करो और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो। कन्या को पाने वाली, कन्योपायन की नीति। दूसरी नीति थी परिचारिका कृत की नीति। जो आटविक जाति थी, आटविक आपने नाम सुना होगा, आटविक जाति के लोगों के लिए परिचारिका कृत की नीति अपनाई। उसमें क्या था? उसमें आटविक जाति को परास्त करो और उनको अपना जो सेवक बना लो, परिचारिका कृत की नीति। लेकिन जो आर्यव्रत के संबंध अपनाई वो अपनाई थी राज्य प्रसवोद्धरण की नीति। इस प्रसवोद्धरण की नीति में 9 राज्यों का एक संघ बना था जिसको समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। 9 राज्यों को। सोचो कितना महान शासक था, किसने इतने सारे राज्यों को हराया था। इनमें मध्य प्रदेश में कई थे। हमने भी नागवंश पढ़ा था ना,
ग्वालियर विदिशा वाला, ये नागवंशी शामिल थे, विदिशा आ गया है, और दमोह का क्षेत्र इसमें शामिल था। याद रखिए, नागवंश में मध्य प्रदेश में कौन कौन से शामिल थे? नागवंशी, विदिशा का क्षेत्र नागवंशियों से जुड़ा हुआ था, और दमोह का क्षेत्र। तो समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश में काफी बड़ा क्षेत्र विस्तार कर लिया, और भारत के स्तर पर भी उसने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब बात करते हैं आगे। तो याद रखिए, राज्य प्रसवोद्धरण की नीति। अब जो समुद्रगुप्त था, इसने विदिशा में उस टाइम पे समुद्रगुप्त के समय शासक था शकों का, और नागवंशी जो थे उनका शासन संकुचित हो गया था। इसकी विजय का वर्णन मिलता है एरण के एक स्तंभ लेख से। इसने क्या किया, एरण को जब जीता, एरण मैंने बताया था, एरण कहां पे है? एरण है सागर में। जब इसने एरण को जीता, जीतते एक स्तंभ बनाया, जिससे पता चल गया कि भाई समुद्रगुप्त यहां भी आया था। और जो एरण है बाद में चंद्रगुप्त का स्वयंभोग नगर बन गया था। इस एरण की अभी एक और कहानी आने वाली है, जिसमें पहली बार कुछ और पता चलेगा। समुद्रगुप्त ने पश्चिमी मालवा, क्योंकि उस टाइम मैंने आपको बताया था कि उज्जैन वाला क्षेत्र है और शकों का साम्राज्य था समुद्रगुप्त के समय पे, तो समुद्रगुप्त ने पश्चिमी मालवा को छोड़ के लगभग संपूर्ण एमपी पे अपना राज्य का विस्तार कर लिया था। ये रहा मालवा हमारा, तो यहां को छोड़ के लगभग ये वाला क्षेत्र चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के कब्जे में नहीं आया था, बाकी सारा समुद्रगुप्त के कब्जे में आ गया था। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि समुद्रगुप्त ने लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश पर कब्जा किया, तो गलत है, क्योंकि पश्चिमी मालवा उसके हाथ में था ही नहीं। उसने क्या किया उस टाइम, अगर एक और क्वेश्चन पूछ ले यहां किसका शासन था, तो यहां पे शकों का शासन था। शक जो विदेशी वंशज थे उनका। विदिशा से कई सारे सिक्के मिले हैं, वहां पे चंद्रगुप्त का नाम पता चलता है कांच। एक्चुअली इसका ये नाम है, कांच नहीं, काच नाम है, कांच। उस कांच की पहचान हुई है कि कांच जो है वो समुद्रगुप्त ही था। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमने इतना पढ़ लिया, इतना पर्याप्त है समुद्रगुप्त के बारे में। अब देखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं तलवार और शास्त्र दोनों का धनी था, और था भी। उसके दरबार में नवरत्न निवास करते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्या निवास करते थे? नवरत्न निवास करते थे। इन नवरत्नों में से एक कौन था? कालिदास। और इन कालिदास का संबंध कहां से था? कालिदास का संबंध था उज्जैन में। इन्हीं कालिदास के सम्मान में उज्जैन में कालिदास संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है, उनको सम्मान देने के लिए। तो उज्जैन से था। इसने संपूर्ण एमपी पर कब्जा कर लिया और शकों को एमपी से बाहर कर दिया। अब केवल गुप्तों का साम्राज्य हो गया लगभग संपूर्ण एमपी पे। लेकिन अभी भी ना जो गुप्त थे वो साउथ में उनका साम्राज्य उतना विस्तारित नहीं हुआ था, केवल एमपी तक था। और इसने दूसरी राजधानी बनाया उज्जैनी को। ध्यान रखना, दूसरी राजधानी किसको बनाया? उज्जैनी को। ये आईएमपी फैक्ट है। अब देखो सत्ता का संतुलन फिर से हिलने डुलने लगा, क्योंकि जैसे ही आप दो राजधानियां बनाते हो तो कहीं ना कहीं शक्ति भी क्षीण होती है। तो ऐसा हुआ कि उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया। एक राज्य है मध्य प्रदेश में जिसकी 3 राजधानियां हैं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा राज्य है मध्य प्रदेश में जिसकी 3 राजधानियां हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे 2 शासकों के बारे में। ये 2 सबसे महान शासक थे। एक और शासक है भानुगुप्त, उसके बारे में और पढ़ ले रहे हैं। तो हमने गुप्त वंश में 3 शासकों के बारे में पढ़ना है हमको। पहला था समुद्रगुप्त, दूसरा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और तीसरा है भानुगुप्त। भानुगुप्त को क्यों पढ़ना है वो देख लेते हैं अभी। तब तक मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, वो कौन सा राज्य है मध्य प्रदेश में जिसकी 1 से ज्यादा राजधानी, 3 राजधानी है जिसमें। अब कई सारे अभिलेख मिले हैं, तो मैंने भानुगुप्त का नाम लिया है, तो पहले भानुगुप्त से ही निपट लेते हैं। भानुगुप्त का अभिलेख ये कहां मिला है? एरण में मिला है। एरण कहां पे है? सागर में। 4-5 बार तो हम लोग इस बात को दोहरा ही चुके हैं कि कहां पे है एरण। इस अभिलेख में संपूर्ण भारत में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख हुआ है। ध्यान रखना, इस अभिलेख में सबसे पहले पूरे भारत में अगर पता चला हमको सती प्रथा थी तो इस एरण अभिलेख से पता चला है हमको। आंध्र प्रदेश, सतीश एकदम सही बोल रहा है। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां की 3 राजधानियां हैं, तो याद रखना।
यहाँ की सती प्रथा के बारे में क्या लिखा हुआ है इस एरन अभिलेख में? एक्चुअली भानुगुप्त का एक सेनापति था, उस सेनापति का नाम था गोपराज। इस पर अटैक किया था हुणों ने। इस हुण युद्ध में, हुणों से युद्ध में गोपराज की मृत्यु हो गई थी। और जब गोपराज की मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी ने जब दाह संस्कार चल रहा था तो उसमें कूद के अपनी जान दे दी थी। अमरावती, कुरनूल और विशाखापट्टनम, एकदम सही बात है। उन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश में प्रशासनिक राजधानी, न्यायिक राजधानी, ऐसे 3 राजधानियां बना ली हैं। इस बात का काफी विरोध हुआ है, वो हमारा विषय नहीं है। तो गोपराज था सेनापति, और गोपराज की पत्नी जो थी वो क्या बनी थी? गोपराज की पत्नी वो सती बनी थी। तो याद रहेगा, इसको भूलना नहीं है, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है कि एरन अभिलेख, पहला क्वेश्चन बनता है कि एरन अभिलेख है कहां, ठीक है। दूसरा, किस शासक से संबंधित है? तो गुप्त वंश के भानुगुप्त से संबंधित है। तीसरा, उसमें क्या उल्लेख है? तो उसमें उल्लेख है पहली बार सती प्रथा का। चौथा, कि कौन था जिसके बारे में सती प्रथा का वर्णन है? तो वो उसका नाम था गोपराज। किसका सेनापति था? भानुगुप्त का सेनापति था। तो इसकी पत्नी सबसे पहले सती हुई थी। अब एक और अभिलेख देख लेते हैं, उदयगिरी का अभिलेख। उदयगिरी कहां पे है? विदिशा में। मुझे विश्वास है आप लोग मैप एकदम देख रहे होंगे, तो मैप पे नजर दौड़ाओ कि कहां पे है विदिशा, जिससे आपको एक अनुमान हो जाए कि अब विदिशा भी मध्य प्रदेश में ही है। तो विदिशा में यहां मिलता है वीरसेन साव का एक गुहा लेख। गुहा का मतलब होता है गुफा, गुफा अभिलेख। मतलब एक गुफा में इन्होंने एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया है। उसमें इन्होंने कहा है कि मेरा जो स्वामी है, मेरा स्वामी बोले तो चंदू भाई अपना, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हमारा साम्राज्य यहां तक था, ऐसा वर्णन है। और अब सेनापति लिख रहा है, मंत्री लिख रहा है, तो अच्छा लिखेगा, बुरा तो लिखेगा नहीं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की ठीक ठाक तारीफ इसमें की गई है। हमको बस याद रखना है कि वीरसेन साव का है, उदयगिरी में अभिलेख है। उदयगिरी कहां पे है? विदिशा में है, ठीक है। अब देखते हैं एक और अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख। ये मंदसौर अभिलेख है कुमार गुप्त का। गुप्त वंश का एक और शासक है जिसका नाम है कुमार गुप्त। इस अभिलेख में पहले ये वर्णन किया गया था। इससे पहले क्या था भारत में, गुप्त साम्राज्य के टाइम तक, कि भारत के खूब जोर शोर से संबंध चल रहे थे विदेशों से। रोमन थे, ग्रीक थे, इन सबसे ठीक ठाक संबंध चल रहे थे। जो हमारा कुषाण थे, कुषाणों में कनिष्क, उसने रेशम रूट जो है, रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था। रेशम मार्ग उस टाइम कश्मीर से होकर गुजरता था, और उस पर क्या लेता था? टैक्स लेता था वो। उससे हमको ठीक ठाक बेनिफिट मिल रहा था। भारत बिचौलिए की भूमिका निभाता था रेशम मार्ग पर, और ठीक ठाक वस्त्रों का भी हम निर्यात करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे गुप्त साम्राज्य आया तो उससे रेशम का व्यापार कम हुआ, अन्य व्यापार भी धीरे धीरे कम होने लगे। उसी बात का उल्लेख है मंदसौर अभिलेख में। मंदसौर को 10पुर नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना। इसमें क्या अभिलेख है कि रेशम बुनकरों, लुनकरों नहीं, रेशम बुनकरों ने अपना काम छोड़ दिया था, और क्या करने लगे थे? धनुष बाण बनाने लगे थे। इससे एक बात पता चल रही है, जो हम निहितार्थ इससे निकाल पा रहे हैं, वो ये है कि रेशम का व्यापार क्या हो गया था? कम हो गया था। अब आपको इसमें क्या याद रखना है? पहली बात तो 10पुर किसका नाम था, दूसरा किस शासक से संबंधित है, और किसने उल्लेखित किया था? वत्स भट्टी, कुमार गुप्त का एक जो दरबारी था वत्स भट्टी, उससे संबंधित है मंदसौर अभिलेख। और इसमें क्या वर्णन मिला है? रेशम बुनकरों से संबंधित। अब अगर आपको ये स्टेटमेंट आ जाता है कि जो गुप्त काल में व्यापार कमजोर पड़ा था, विदेशी व्यापार जो है कमजोर पड़ा था, तो एकदम सही है, क्योंकि हमको यहाँ साक्ष्य मिल गए हैं। अब आप समझ रहे हो कि कैसे हम उनको डिनोट करते हैं, मतलब जो हम अभिलेख मिलते हैं उनको कैसे पढ़ते हैं, उनको कैसे समझते हैं। हम जो वर्तमान में हो रहा है उसको आधार मान के प्राचीन काल के जो जितने भी सारे अभिलेख हैं उनको पढ़ते हैं। सर पीडीएफ मिलेगी क्या क्लास के बाद? क्या जरूरत है पीडीएफ की? आप एक काम करना है, यहीं से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो लिखोगे ना तो याद ज्यादा देर तक रहेगा। पीडीएफ मिलेगी तो कभी पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, आलसी बन जाओगे। तो पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ो, आलसी नहीं बनना है, बस कहानी ये है। हमने मौर्य काल में देखे थे अभिलेख, तूमेन अभिलेख था। अब आप मुझे बताओ, कल ही हमने तूमेन अभिलेख पढ़ा है कि तूमेन अभिलेख
था कहां, इसका आपको जवाब देना है। सांची में भी अभिलेख मिला है, एक मिला है सुपिया नामक जगह पर, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सुपिया है रीवा में, सुपिया अभिलेख कहां पे है, रीवा में। इसमें बस इतनी सी बात का उल्लेख है कि जो भीम का बेटा था ना घटोत्कच, याद है महाभारत में आपने देखा होगा, भीम और हिडिंबा का बेटा, ये हिडिंबा टेम्पल बना हुआ है मनाली में। मनाली वो बरसात वाली जहां बर्फ बर्फ बरसती है, जहां के आपने सोच के रखा है बस एक बार सिलेक्शन हो जाए तो जाऊंगा या जाऊंगी उनके साथ, वही वाली मनाली। वहीं पे हिडिंबा टेम्पल है। हिडिंबा और भीम का बेटा था घटोत्कच। तो उसमें ये वर्णन है कि जो गुप्त साम्राज्य था वो घटोत्कच का वंशज है गुप्त लोग। किसमें वर्णन है, सुपिया अभिलेख में। इसलिए इसको याद रखना है केवल कि गुप्तों ने कहा है कि हम जो हैं वो घटोत्कच के वंशज हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल याद नहीं रखना। मैंने पूछा है तुमेन अभिलेख कहां पे है, और अभी तक किसी ने जवाब दिया नहीं है उसका। जल्दी से बताइए कि तुमेन अभिलेख कहां पे है। अब बढ़ते हैं अपना आगे। आप लोग तो पता नहीं कब तक बता पाओगे। हमने एक क्रम देखा है जब हम गुप्त काल पढ़ रहे हैं तब, उसमें सबसे पहले हमने पढ़े शासक। दो शासक हमने अलग से पढ़े हैं, एक था समुद्र भाई और दूसरा था चंदू भाई, ठीक है। दो हमने पढ़े हैं, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। तीसरा शासक जो है उसको इनडायरेक्टली पढ़ा है, उस शासक का नाम है भानुगुप्त। फिर हमने पढ़े गुप्त काल से संबंधित अभिलेख जो हैं, और कौन कौन से अभिलेख हैं वो हमने पढ़ चुके हैं। गुप्त काल में एक खास बात रही है मंदिरों का निर्माण। आप लोग याद करो कि हम लोग पाषाण काल से लेके प्राग ऐतिहासिक से लेके और अब तक आ चुके हैं। हमने हड़प्पा तो खैर पढ़ा नहीं है, मध्य प्रदेश में था नहीं। हड़प्पा को देखा, वहां कुछ था ही नहीं तो पढ़ने को मिला नहीं आपको मध्य प्रदेश में। इसके अलावा क्या देखा, प्राग ऐतिहासिक काल को देखा, प्राग ऐतिहासिक काल को देखा। उसके बाद किन को देखा, महाजनपद वैदिक काल को देखा। वैदिक के बाद क्या देखा, महाजनपद काल देखा। महाजनपद के बाद मौर्य देखे। और देखने का मतलब पढ़े, ऐसा नहीं कि देख के ही काम चलाना है, पढ़ना है। और मौर्यों के बाद जो लास्ट हम देख रहे हैं मौर्योत्तर देखे, जो देशी विदेशी। अब आए हैं गुप्त। तो गुप्त आने तक लगभग अगर हम हड़प्पा को आधार माने 3000 साल का इतिहास हम पढ़ चुके हैं। एकदम सही है, 3000 साल का इतिहास हमने 3 दिन में पढ़ दिया है। यही तो आप लोगों की उपलब्धि है। आप लोगों की ग्रहण क्षमता इतनी तेज है कि ज्यादा परेशानी होती नहीं है मुझे। अशोकनगर, सतीश ने गलत बताया है, नूरी ने एकदम सही बताया है। तुमेन अभिलेख है अशोकनगर। अगर तुम सतीश जवाब देते 2008 से पहले तो तुम्हारा आंसर सही था, क्योंकि गुना अशोकनगर एक ही थे, लेकिन 2008 के बाद गुना से अलग करके अशोकनगर को एक जिला बना दिया गया। तो अभी आंसर है अशोकनगर, ध्यान रखना। तो गुप्त, ये हमने 3000 साल का हड़प्पा को आधार मान के, अभी प्राग ऐतिहासिक तो जोड़े ही नहीं है। वो जो प्याले व्याले मिले थे वहां से, नाबदा टोली से, हथनोरा से, उनको तिनका इतिहास नहीं जोड़ा है। मैंने केवल हड़प्पा से लेके अभी तक जोड़ा है, क्योंकि हड़प्पा से एक व्यवस्थित घर वर बनना शुरू हो गए थे, हमको सब कुछ व्यवस्थित मिलने लगा था। और मैंने अभी तक कभी नहीं पढ़ा है आपको कि यहां से मंदिर मिले। नोटिस किए वाली बात, क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि गुप्त काल में पहली बार मंदिर मिले थे। पहली बार मंदिरों का निर्माण कब शुरू हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, ठीक है भाई मंदिर, मूर्तियां तो मिली थी, मूर्तियां तो मिली थी ना, तो मंदिर क्यों नहीं थे। तो ध्यान रखना, पूजा करने के लिए मंदिर की जरूरत नहीं होती, मूर्तियों की जरूरत होती है। तो पेड़ के नीचे भी मूर्तियां मिलती हैं हमको, कई भगवानों की। आपने देखा होगा ना, कई जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे कई सारी मूर्तियां हैं, सब लोग हाथ जोड़ते हैं, ढोक लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। तो वहां मंदिर तो नहीं है ना, मंदिर तो बाद में बना। तो मूर्तियां तो पहले से चली आ रही हैं, मूर्तियां तो हम यहीं से देख रहे हैं, हड़प्पा से। लिंग योनि की मूर्ति मिली, नर्तकी की मूर्ति मिली, कांस्य की मूर्ति थी नर्तकी की, ये सब मिली हमको हड़प्पा से। लेकिन मंदिर के अवशेष नहीं मिले। मंदिर की पहली बार हमको पता चला है गुप्त काल में, इसलिए गुप्त काल के सारे मंदिर खास हो जाते हैं।
इससे पहले कि हमें मंदिर पढ़े, आप ये समझ लो कि मंदिर का निर्माण जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। मंदिर निर्माण शैली, उस 3 प्रकार को बोलते हैं शैली। पहली शैली है नागर शैली। नागर शैली ये कहां फैली हुई थी? ये फैली हुई थी उत्तरी भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में। दूसरी है द्रविड़ शैली। देखो द्रविड़ से तो आप लोग सब समझ ही जाओगे, द्रविड़ शैली कहां पे है? दक्षिण में है। और तीसरी है बेसर शैली। इन दोनों के बीच वाले क्षेत्र में मिलती है बेसर शैली। स्पेशली कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बेसर शैली हमको मिली है। तो इन 3 को याद रखना है। अभी मैंने कुछ देर पहले कुछ और शैलियां बताई थी। 2003 में अलग हुआ था अशोकनगर गुना से, ठीक है। अब कुछ और शैली मैंने आपको बताई थी। गांधार शैली के बारे में बताया था, और तक्षशिला, जो गांधार तक्षशिला में था, और मथुरा शैली, वो थी मूर्तियों के निर्माण की शैली। और ये जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं मंदिर के निर्माण की शैली। मंदिर के निर्माण की शैली की बात कर रहा हूं। अब क्यों हम इनको अलग अलग क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इनमें कुछ संरचनात्मक अंतर दिखते हैं, संरचना के स्तर पर कुछ अंतर दिखता है। तो पहली नागर शैली उत्तर भारत में थी। तो आप जो मंदिर देखते हो हमारे आसपास, कोई भी मंदिर हो, उसमें नागर शैली की झलक दिखती है। उसमें कैसा होता है मंदिर? ऐसा गर्भगृह बना रहता है और ऐसा शिखर लगा रहता है, यहाँ पे कुछ लगा रहता है, यहाँ झंडा लगा रहता है। यही है ना हमारा, यह है नागर शैली के मंदिर। अब देखते हैं द्रविड़ शैली के मंदिर। द्रविड़ शैली के आपने कई साउथ वाली चेन्नई एक्सप्रेस अगर मूवी देखी होगी, या कई सारी जो मूवी देखी होंगी, वहां पे हमको द्रविड़ शैली के मंदिर मिलते हैं। वहां पे जो शिखर रहता है वो शिखर रहता है ऐसा। आज ही आपको देखना है, वहां पे शिखर बना रहता है ऐसा, ठीक है, ध्यान रखना। उस शिखर पर कई सारी मूर्तियां बनी रहती है। यहां पे इस शैली के संरक्षक थे द्रविड़ शैली के चोल और पल्लव। बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए इन लोगों ने, आप सोच भी नहीं सकते इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, और उस टाइम पे बनाए हैं। अगली है बेसर शैली। बेसर शैली में क्या है कि नागर की भी विशेषताएं हैं और द्रविड़ की भी विशेषताएं। हुआ क्या, जैसे मानो ये एक सीमा है, यहां पे नागर शैली खत्म हो रही है और यहां पे द्रविड़ शैली खत्म हो रही है, लेकिन बीच का कोई क्षेत्र होगा जहां दोनों की विशेषताएं मिलेंगी। ध्यान रखना, तो उन दोनों की विशेषताएं यहां पे मिलती हैं बेसर शैली, कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र में, ठीक है। तो आपने ये देखा मंदिर निर्माण की शैली। अब बात करते हैं मंदिरों के बारे में। तो अब मुझे एक बात बताओ कि गुप्त काल में जो मंदिर बने होंगे वो किस शैली में बने होंगे? गुप्त काल में मंदिर बने हैं नागर शैली में। क्यों? क्योंकि गुप्तों का साम्राज्य ज्यादातर कहां फैला था? गुप्तों का साम्राज्य फैला था उत्तरी भारत में, ध्यान रखना। और ये गुप्त सबसे पहले संरक्षक थे जिन्होंने नागर शैली में मंदिर बनाए थे, या मंदिर ही बनाए थे। सबसे पहले मंदिर ही गुप्तों ने बनाए थे, इस बात को भूलना नहीं है। मध्य प्रदेश में कई सारे मंदिर हैं। पहला है तिगवा का विष्णु मंदिर। मैं यहां तिगवा मंदिर भी लिख सकता था, लेकिन विष्णु जी छूट जाते, तो विष्णु जी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट है। पहला, तिगवा मंदिर कहां पे अवस्थित है, और दूसरा, किस भगवान को समर्पित है। कौन सा मंदिर? तिगवा मंदिर किस भगवान को समर्पित है। अगला है भूमरा का शिव मंदिर। इसमें भी पॉइंट है, भूमरा का मंदिर कहां अवस्थित है? नागौद, सतना में। और किस भगवान को समर्पित है? शंकर जी को समर्पित है, शिव भगवान को, भोलेनाथ को। अगला है नचना कुठार है। एक्चुअली नचना कुठार मंदिर कहां पे है? पन्ना में है। एरण का विष्णु मंदिर, अभी हमने देखा था, एक एरण अभिलेख देखा था, ठीक है ना। एरण अभिलेख में हम लोगों ने क्या देखा था? एरण अभिलेख में हम लोगों ने देखा था कि सती प्रथा का वर्णन किया गया था। इसी एरण में ही एक मंदिर बना हुआ है, वो समर्पित है विष्णु भगवान को। अच्छा एक बार बताओ, अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि गुप्त जो थे वो शैव थे या वैष्णव, आप आंसर दे पाओगे? आसान है आंसर, वो शैव भी थे और वैष्णव भी थे। शैव मतलब था, शैव का मतलब ऐसे लोग जो विष्णु भगवान में विश्वास करते थे, जो विष्णु भगवान को अपना इष्ट मानते थे। दूसरे हैं वैष्णव, जो विष्णु भगवान को मानते थे। शैव मतलब जो शंकर भगवान को मानते थे। याद रखना, यह शैव और वैष्णव में एक समय था जब मंदिर भारत में शैव और वैष्णवों में ठीक ठाक
लड़ाई होती थी, ठीक ठाक विरोधाभास होता था। तुलसीदास ने इस विरोधाभास को कम करने का कोशिश किया है। आप लोग अगर रामायण रामचरितमानस को देखा हो तो। अब इन मंदिरों को एक बार हम फोटो देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि कौन सा मंदिर कैसा दिखता है। जो मैं बात कर रहा था भूमरा के शिव मंदिर की, इस भूमरा के शिव मंदिर में ना एक मुखी शिवलिंग अवस्थित है, मतलब शिवलिंग के एक ओर शंकर भगवान का मुख अवस्थित है। देखिए कितना प्राचीन मंदिर है, अभी भी ये शिवलिंग है। और इतना प्राचीन प्रारंभिक जो मंदिर थे उनमें से भूमरा का मंदिर है, अभी भी है। वर्तमान में ऐसा है, इसका थोड़ा सा उद्धार हो चुका है, जीर्णोद्धार किया जा चुका है। यह है तिगवा का विष्णु मंदिर। देखो अब आप लोग सोच रहे हो कि छोटे छोटे मंदिर हैं, तो शुरुआत में कोई चीज बनती है तो एकदम विशाल नहीं बनती है। क्या हमने कभी सोचा था कि इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी? शुरुआत में हमने देखा ताम्रपाषाण कालीन में तो वहां केवल एक कमरे का घर होता था, लेकिन आज हालात क्या है? आज तो आप बस कमरे गिनते रहो बिल्डिंग्स में। ऐसे ही अब शुरुआत में मंदिर बने तो वो छोटे मंदिर बने थे, क्योंकि मंदिर को भगवान हो मंदिर में और आप जाके उनको प्रणाम कराओ, वहां जाके ध्यान लगा लो, बस इतना काफी था। लेकिन अब मंदिर काफी बड़े होने लगे हैं। मंदिरों का बड़ा होना एक इस बात का संकेत भी है कि राजा कितना समृद्ध था। अगर राजा बहुत ज्यादा समृद्ध होगा तो क्या बनाएगा? बड़े बड़े मंदिर बनाएगा। और राजा कम समृद्ध था तो वो छोटे मंदिर बनाएगा। तो जब हम साउथ के आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पे जब मंदिर देखोगे, बृहदेश्वर मंदिर, इसके बाद महाबलीपुरम के मंदिर, तो वहां देखोगे इतने बड़े बड़े मंदिर हैं कि आपको अनुमान हो जाएगा कि इतने भयंकर मंदिर कैसे बनाए। फर्ग्यूसन एक जो है वो एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने चोलों के बारे में कहा है कि चोल जो है राक्षस की तरह सोचते थे और जौहरियों की तरह तराशते थे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं और उन मंदिरों में बहुत बारीक बारीक उनने नक्काशी कर रखी है। ठीक है, अब देखते हैं अगले दो मंदिर हमने देख चुके हैं। एक है तिगवा का विष्णु मंदिर, दूसरा भूमरा का शिव मंदिर। ये भूमरा का शिव मंदिर 2019 के मेंस में आया था, तो सब लोगों ने सोचा पता नहीं क्या है क्या है। तो इसमें बस गुप्तकालीन मंदिर था, शिव को समर्पित था, नागर सलीम बना हुआ था। ये भी लिखते तो ठीक था, चलो उस टाइम तो किसी को याद नहीं रहा। अब देखो पन्ना का नचना कुठार मंदिर, ये रहा पन्ना का नचना कुठार मंदिर, ये रहा एकदम व्यवस्थित मंदिर, छोटे भले ही हैं लेकिन व्यवस्थित है। दूसरा है एरण का विष्णु मंदिर। ये विष्णु भगवान की मूर्ति, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो अभी 1500-1600 साल पुराने मंदिर बने हुए हैं, और इन मंदिरों में 15-16 साल पुराने में इतने बच्चे हैं विशेष, वो ही बड़ी बात है। मैं कल ही आपको बता रहा था कि आज हम घर बनाए तो उस घर की गारंटी नहीं है अगले 20-25 साल 100 साल तक रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन ये मंदिर कितनी सारी सदी 15-20 सदी देख चुके हैं और अभी भी जीवित हैं। तो इन 4 मंदिरों को आपको अच्छे से याद करना है, जो मैंने 4 मंदिर बनाए। एक बार दोबारा भले ही जाके इनको सुन लेना वीडियो में जाके, क्योंकि ये मंदिर कहां हैं और किस भगवान को समर्पित हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब एक बात और बता देता हूं जल्दी से, फिर हम क्लास को अपनी को विराम देते हैं। फायान का अगर आपने नाम सुना हो, चीनी यात्री था, वो 399 से 414 ईस्वी तक भारत में आया था, और उस समय भारत में शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का या चंद्रगुप्त द्वितीय का। फायान आया था। हम फायान को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि फायान ने मध्य प्रदेश का भी भ्रमण किया था। और मध्य प्रदेश में कहां आया था? मध्य प्रदेश में स्पेशली मालवा का बहुत वर्णन किया उसने मालवा के बारे में कहा है कि विश्व की सबसे अच्छी जलवायु अगर है तो मालवा की है। जो लोग मालवा क्षेत्र में रहते होंगे, अगर इस गर्मी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि आजकल तो फिर जलवायु परिवर्तन का दौर है, अगर इस गर्मी को छोड़ दिया जाए तो सब लोग ये जानते हैं कि ना यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज्यादा सर्दी। मतलब यहाँ बहुत भारी भरकम स्वेटर की भी जरूरत नहीं रहती और बहुत ज्यादा कूलिंग की भी जरूरत नहीं रहती एसी के द्वारा। इस बार ये गलत साबित हो गया है, तो फायान भी सोच रहा होगा बेचारा अगर कहीं होगा तो कि गलत बोल गया। फायान ने शायद जलवायु परिवर्तन को जानता नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। एक और क्या कहा है इसने? मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। एक बात और ये कही है कि मध्य प्रदेश के लोग लहसुन प्याज नहीं खाते थे, ब्राह्मणों का देश। अगर जो लोग जानते होंगे कई ब्राह्मण होते हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते, तो इसने ये वाली बात पता लगाई। किसने? फायान ने, कि मध्य प्रदेश में मालवा की जलवायु विश्व की सबसे अच्छी जलवायु है।
और दूसरा मध्य प्रदेश जो है वो ब्राह्मणों का देश है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट बचा है गुफा, बाघ की गुफा के बारे में। बाघ की गुफा जो है वो धार में अवस्थित है। बाघ की गुफा धार में। इस बाघ की गुफा की खोज किसने की? डेंजर फील्ड ने। देखो ये नाम मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाघ जो है वो हमेशा खतरा रहता ही है, हमेशा वो डेंजर बना ही रहता है सबके लिए। तो बाघ की गुफा की खोज किसने की है? डेंजर फील्ड ने। बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये क्वेश्चन भी 2019 में आ चुका है। तो सोचो, गुप्त काल से 2 क्वेश्चन आए थे, कितना जरूरी है प्री और मेंस दोनों के लिए। प्री में भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो 2 बातें बाघ की गुफा के बारे में, 3 बात याद रखना। पहला, इनका संबंध गुप्त काल से है। दूसरा, ये धार में अवस्थित हैं। और तीसरा, इनकी खोज डेंजर फील्ड द्वारा की गई है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये एक बार है जो हम बाघ की गुफा को पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब मध्य प्रदेश की गुफाएं पढ़ेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में इतनी सारी गुफाएं हैं, इतना अजब गजब मध्य प्रदेश है कि उसको हम एक बार में तो पढ़ ही नहीं सकते। 2-3 बार एक ही चीज को पढ़ेंगे तब जाके वो कंप्लीट होगी। इसीलिए जो है लाइव क्लास का इंपॉर्टेंस हो जाता है कि जब आप 2-3 चीजें पढ़ोगे तो आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। ठीक है ना? तो लाइव क्लास आप ज्वाइन कीजिए ताकि आप सब बातों को अच्छे से समझ पाओ। चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं।